हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्विंग बोर्ड की इस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि पिछली क्लास को आपने झेला होगा, कुछ लोगों को पसंद आई होगी, कुछ लोगों को थोड़ी कम पसंद आई होगी और हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगी हो कि भाषण ज़्यादा झाड़ता है और पूरे 1 घंटे का वीडियो देखा और उसमें कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, प्रोडक्टिव बात कुछ भी नहीं लगी। तो ऐसा लगा होगा और जिन लोगों को भी ऐसा लगा है उनसे माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों की ये शिकायत रहेगी कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस में तो खूब सारी बातें बताते हैं और दूसरी बातें भी खूब करते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी इस तरह की बातें जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक्सक्लूसिव लाइव में एडमिशन चाहिए। तो उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है एक्सक्लूसिव लाइव में, तो उन्होंने कहा कि लाइव क्लास जो होती है उसमें सर एक्स्ट्रा बातें भी जो है बताते हैं। तो प्लीज़, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो ये एक्स्ट्रा बातें करते हैं ये हमारी यूएसपी है, ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ सकती है। तो खैर कोई नहीं, आपके पास जो है, ज्यों ही आपको लगे कि मैं बक-बक थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप 10 सेकंड वीडियो को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, 10-10 सेकंड, और जब भी लगता है कि हाँ, अभी भी वही कर रहा है तो टक आगे बढ़ा दें, ठीक है? और पर मैं तो जो भी अच्छा है वो अच्छा सोच के जो है वो करता हूँ, और हम बाकी जो लोग हैं फैकल्टी मेंबर्स, हम सब लोग यही सोच के करते हैं कि कम से कम जो है वो दूसरी बात करें, और वो भी दूसरी बात भी वही करें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो। अब निश्चिंत रहें, दूसरी बातें जब भी करेंगे तो मैं मेरे परिवार के सदस्यों की या मेरी खुद की तारीफ़ें करने में या परिवार के सदस्यों का इंट्रोडक्शन देने के मामले में इस तरह की फर्जी बातें करके आपका समय जो है ज़ाया नहीं करूँगा। चलिए, तो अपन कल जो है वो पढ़ा था, वैसे तो काफ़ी बातें बताई थी, पर उस आपने लास्ट में जब उसमें भी टॉपिक जो शुरू किया था, तो वो स्टेट के बारे में मैं एक कॉमन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये वाला जो क्लास है ये भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक जस्ट परिचयात्मक क्लास है। तो अपन पॉलिटी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो थोड़ा-सा देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने स्टेट समझाया था कि स्टेट किसे कहते हैं। तो स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होती है, एक राजनीतिक इकाई होती है, जिसमें लोगों का एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी ऑफ पीपल होती हैं, जिनका जो एक निश्चित टेरिटरी में रहते हैं और उस टेरिटरी पर उनका अधिकार होता है। उन्हीं का एक्सक्लूसिव राइट होता है उस टेरिटरी पे, दूसरी किसी का उस पे नहीं होता है। उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो, और वह गवर्नमेंट जो है सॉवरन होती है, वो दूसरों किसी अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के अंडर में जो है वो नहीं होती है। तो ये सॉवरन जो स्टेट होता है वो होता है। अब डोमिनियन स्टेट होता है दूसरा। डोमिनियन स्टेट वो होता है जो जिसके पास पॉपुलेशन भी होती है, सरकार भी होती है, टेरिटरी भी होती है, लेकिन वो सॉवरन नहीं होता है। वो बाहर से किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश की बातों को भी मानता है, तो वो डोमिनियन स्टेट होता है। तो भारत 15 अगस्त 1947 से लेके 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था, अधिराज्य था। और उससे पहले वो फिर एक स्टेट जो है कि भाई, जिसे हम माने कि कॉलोनी होता है, उपनिवेश होता है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। तो वो प्रॉपर जो है स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। स्टेट की डेफिनेशन में जो सॉवरन स्टेट होता है वो ही आता है। तो स्टेट देखा, उसके बाद नेशन देखा था अपन ने कि नेशन क्या होता है। नेशन जो है वो एक थोड़ी ब्रॉड व्यापक अवधारणा है, और इसके साथ ही मैंने ये भी कहा था कि नेशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे थिंकर्स हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से नेशन को डिफाइन किया है, पर उन सब ने जो डिफाइन किया उसका जो एसेंस है या सार तत्व अपन ने जो पकड़ा, तो वो कि लोगों का एक समुदाय, जिनका एक साझा इतिहास हो, जिनकी साझा कल्चर हो, और एक जैसे रीति रिवाजों को मानते हो, और संभवतया लैंग्वेज भी एक जैसी हो, तो उनकी एक अलग पहचान हो, और उसके साथ साथ उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी थोड़े बहुत हैं, और पॉलिटिकल रूप से भी जो जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह का जो होता है उससे
नेशन कहते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल दिए थे मैंने कि अरब जैसे तो एक नेशन है जो बहुत सारे देशों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अरब लीग बनाने की बात जो करते रहते हैं। अरब कंट्रीज आपस में पॉलिटिकली संगठित होने की भी कोशिश जो है करते हैं। इंडिया माना जाए तो इंडिया जो है वो, इंडिया में बहुत सारे नेशंस जो है वो हैं, बहुत सारे इस तरह से सांस्कृतिक समूह जो हैं, तो उनको अलग अलग नेशन मान सकते हैं। और भारत एक नेशन बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और हो सकता है कि भविष्य में हम जो है वो एक नेशन बन जाए। और नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है ये यूरोपियन कंसेप्ट है, और यूरोप में जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये जो देश जिस तरह से पुनर्गठन इनका हुआ, इनका स्थापना हुई है, तो वो नेशन स्टेट की अवधारणा को जो है वो पूरी करते हैं। तो ये अपन ने देखा था, तो कल अपन ने ये देखा था, और उसके साथ ही अब अपन देखते हैं कि उसी चीज को जो है वो थोड़ा रिपीट कर देते हैं। सीधा सीधा है कि नेशन जो है, हाँ, तो ये नेशन जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। नेशन इज डिफाइंड एज पीपल और एग्रीगेशन ऑफ पीपल, लोगों का समुदाय, समुदाय या एक कम्युनिटी, लोगों का एक समूह जो संगठित है, एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की फॉर्म में लोगों का एक समूह होता है। यूजुअली इनहैबिटेटिंग द डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि निश्चित टेरिटरी पर भी वो रहते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर, पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर रहते हैं। स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, यूजिंग द सेम कस्टम्स एंड पोजेसिंग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, एक ऐतिहासिक निरंतरता उनके पास जो है वो होती है, तो उससे हम नेशन जो है कह सकते हैं। तो ये नेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो राष्ट्र है वो लोगों या व्यक्तियों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति या लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक संगठित समाज के रूप में विद्यमान होता है, जिनका एक संगठित समाज होता है, आमतौर पर क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं तथा एक ही भाषा बोलते हैं और समान रीति रिवाजों का उपयोग करते हैं, और जिनकी ऐतिहासिक निरंतरता भी होती है। तो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी तो जो मैं पिछली क्लास में जो समझाया था वही वाला है, यहाँ पे इसको जो है वो ये शब्द अपन ने दे दिए हैं। और इसके बाद जो है, अब ये जैसे कि अपन माने तो स्टेट और नेशन में क्या है, तो स्टेट इज मोर पॉलिटिकल, तो जो राज्य जिस शब्द का यूज करते हैं ये मोर पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, जबकि नेशन जो है वो पॉलिटिकल थोड़ा कम होता है। एथनिक ग्रुप से अगर कंपेयर करें नेशन को, तो एथनिक ग्रुप पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होता है, जबकि नेशन में थोड़ी पॉलिटिकल भावना होती है। अगर वहां से कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि इसमें थोड़ी राजनीतिक पुट होता है। लेकिन अगर अपन विशुद्ध रूप से स्टेट की बात कर रहे हैं और नेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा पॉलिटिकल कौन होता है? स्टेट, राज्य जो है वो अधिक जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जहां पढ़ोगे जगह जगह आपको स्टेट 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 ही टर्म का यूज होगा, नेशन शब्द का यूज जो है अपने पॉलिटिकल साइंस में और अपन जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें नहीं है। जबकि नेशन जो है वो एक रेशियल और एथिकल कंसेप्ट जो है वो माना जा सकता है, व्यक्तियों के समुदाय का जो रेशियल और एथिकल कंसेप्ट जो है इसे मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेशन रेफर्ड इनटू द यूनाइटेड नेशन आर एक्चुअली स्टेट्स, यानी यूनाइटेड नेशन जैसे नाम तो दे दिया उसको, यूनाइटेड नेशन यानी नेशंस को यूनाइट करने वाली संस्था, संयुक्त राष्ट्र, तो उसमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन वास्तव में उसमें जो भी नेशंस है वो सही मायने में वो नेशंस नहीं है, बल्कि वो स्टेट ज्यादा है, राज्य ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल एक्सप्रेस किया गया है। उसके बाद अरब वाला मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे दिया कि अरब जो नेशन है, अरब नेशन इज नॉट ए स्टेट, ये एक स्टेट नहीं है, बट अ नेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेट्स, एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, सच है सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट वगैरह जो भी है, आप अरब देशों को तो जानते ही हैं। ऑन द अदर हैंड यूएसए इज ए स्टेट बट इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नेशंस, तो जैसे कि यूएसए है तो ये यूएसए एक स्टेट है, नेशन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो नेशंस हैं, अफ्रीकी मूल के लोग अलग होते हैं, कैकेशियंस जो होते हैं, चाइनीज लोग भी हैं वहाँ पे, इंडियंस भी हैं, तो बहुत सारे नेशंस जो है वो यूएसए में हैं। और इसके साथ जैसे जापान है,
इजराइल है, तो इजराइल को हम मान सकते हैं कि वो पूरा एक तरह से नेशन स्टेट है, कि नेशन भी है स्टेट भी है। जापान नेशन भी है और स्टेट भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो दिए गए हैं। इनसे मेरे ख्याल से आपका वही कंसेप्ट जो अपन कल पढ़ रहे थे वो एक बार वापस रिवीजन हो गया है आप लोगों का। अब अपन देखें तो अगला थोड़ा छोटा मोटा ये है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब ये जो राज्य राज्य अपन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में सबसे मेन जो पढ़ेंगे वो राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे। राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी, राज्य नागरिकों को क्या अधिकार देगा, नागरिकों के अधिकारों की प्रोटेक्शन कैसे देगा राज्य। तो राज्य जो है वो बेस है पॉलिटिकल साइंस का और पॉलिटी का, इसलिए अपन राज्य के बारे में थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं शुरुआत में। तो ये राज्य अस्तित्व में कैसे आया, तो राज्य के अस्तित्व में आने के बारे में भी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार जो है वो दिए हैं। तो हालांकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने इस सिलेबस के हिसाब से। ये मैंने जैसे कहा कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें अपन ऐसे बड़े जो कंसेप्ट होते हैं सामान्य थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि इंटरव्यू वगैरह में आपसे कभी भी जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। और वैसे भी एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते थोड़ा यूँ आपको अगर इस तरह की बातें पता होती है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाके और दूसरे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन पे धौंस जमा सकते हैं कि ले बता रहे नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। तो प्लीज आप अपने आसपास जो लोग कई समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे जाके, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो उनसे जरूर पूछें, क्वेश्चंस पूछें, और अगर जो वो जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो उनको समझाना, और फिर बदले में वो भी तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और तुम लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे वो तुम लोग मुझसे पूछोगे कमेंट बॉक्स में आके कि सर इसका क्या जवाब है। तो मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आपके सवालों के जवाब जो है वो दूंगा। तो इसलिए जागरूक नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, तो राज्य की उत्पत्ति आप हिस्ट्री पढ़ा होगा, राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो लोकप्रिय सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? डिवाइन थ्योरी, दैवीय सिद्धांत। ज्यादातर तो प्राचीन काल में जो है प्राचीन काल में यही मान्यता थी कि जो राजा है वो ईश्वर का विशिष्ट व्यक्ति है, और ईश्वर ने उस व्यक्ति को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है, धरती पर भेजा है, और इसलिए बाकी जनता का ये कर्तव्य बनता है कि वो राजा के निर्देशों का, आदेशों का पालन करे। और अगर जनता ने राजा के निर्देशों का पालन नहीं किया तो पुराने जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, ये केवल यहाँ नहीं, यूरोप में वगैरह जहां कहीं अफ्रीका में कहीं कबीला कहीं पे भी होता था, तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्राचीन काल में प्रचलित था कि राजा जो है वो ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे अपनी विशिष्ट शक्तियां देके भेजा है। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है आप और मेरी तरह, वो ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत है, ईश्वरीय शक्तियों से सुसज्जित है, ठीक है। और इसलिए राजा जो भी आदेश देता है वो राजा के खुद के आदेश नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के आदेश है। और अगर तुमने वो आदेश नहीं माने तो राजा तो यहां तुम्हें दंडित करेगा ही करेगा, तुम जब मर के ऊपर जाओगे तब भी चैन नहीं आएगा तुम्हें, वहां ईश्वर फिर से दंडित करेगा तुम्हें, और ईश्वर कहेगा कि निकृष्ट व्यक्ति, तूने क्यों नहीं मानी बात, तुम्हारा राजा जो कह रहा था उसे मैंने भेजा धरती पर, मैंने उसे राजा बनाया, और उसके सारे शब्द मेरे शब्द थे। इसका मतलब तुमने राजा के शब्दों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए ऊपर जाके भी तुम्हें नरक मिलेगा। तो ये धारणा थी, और इस धारणा के आधार पर राज्य जो है वो संगठित रहता था और लोग मानते थे। इसलिए जन सामान्य राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता था, उसे डर लगता था, राजा से ज्यादा डर उसे ईश्वर से लगता था। तो इस वजह से जो है वो राज्य अस्तित्व में आया। तो ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो है वो कहलाता है। उसके बाद जो है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत माना जाता है, एक और है, हालांकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत वैसा ही सिद्धांत है जिस तरह से जो है वो एक परिवार है, उस परिवार का जो मुखिया है वो उसका प्रमुख होता है। फिर धीरे धीरे क्या है कि पहले एक जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था,
तो वो परिवार बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता, तो परिवार में 100, 200, 500 सदस्य जो होते थे, और उन 500 में भी प्रमुख होता था पिता। एक जो पुरुष, जो वो वृद्ध पुरुष जो होता था, वो प्रमुख होता था। और धीरे 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 वो जो बड़ा परिवार होता था, वो बड़ा परिवार ही कबीला कहलाता था। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में ऋग्वेदिक काल जो पढ़ेंगे तो उसमें कि कबीलाई संस्कृति थी। और उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे तो कि भाई, वो सॉरी, ऋग्वेद में जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि इतने कबीले थे, 10 राज्य युद्ध हुआ, एक तरफ जो है भरत कबीला था और सामने इतने कबीले। कबीले का मतलब वो पॉलिटिकल यूनिट थी एक तरह की। तो कबीले, वो कबीले का मतलब यूं छोटा 100, 50, 200, 300 लोग नहीं होते थे। तो उसका मतलब होता था कि वो बहुत बड़ा सा जो है वो होता था, जो 10,000, 50,000 लोग उसके अंदर शामिल होते थे, और एक तरह का राज्य होता था जिसे हम कबीला कहते हैं। तो ये जिस तरह से परिवार का मुखिया पिता होता है, और वो फिर जॉइंट फैमिली का प्रमुख भी वयोवृद्ध जो पुरुष होता है, तो वो धीरे 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 एक पॉलिटिकल यूनिट बन गई और एक छोटा सा राज्य बन गया। और उसका जो प्रमुख है वो पुरुष जो होता था। तो इस पुरुष प्रधानता की जो मानसिकता थी, इससे जो है ये राज्य अस्तित्व में आया। पहले पहले जो पॉलिटिकल यूनिट थी, वो राज्य इस तरह से अस्तित्व में आया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और फिर कुछ मानते हैं मातृसत्तात्मक। पैट्रियार्कियल और मैट्रियार्कियल कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो पितृसत्तात्मक को पैट्रियार्कियल कहते हैं और इसको मैट्रियार्कियल जो है वो कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें इनका मानना है कि नहीं नहीं, इससे भी पहले पितृसत्तात्मक ये परिवार तो बाद में बने हैं। परिवार से तो पहले क्या होता था, लोग कंदमूल खाते थे, इधर उधर जंगलों में भटकते रहते थे, स्थायी परिवार होते नहीं थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लोग कहीं पे भी जाते थे, मिलते थे और व्यक्ति जाते थे, महिलाओं के साथ सेक्स करते थे और व्यक्ति तो चले जाते थे कहीं। तो इसलिए शुरुआत में जो है, जो भी उस महिला के बच्चे होते थे वो महिला के साथ ही रहेंगे बच्चे, तो स्वाभाविक बात है। तो इसलिए पितृसत्तात्मकता से भी पहले मातृसत्तात्मकता का कालखंड था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, थिंकर्स। तो इसलिए वो जो माँ होती थी, फिर उसके बेटे होते थे, उसके साथ रहते थे, फिर उसकी जो पीढ़ी पीढ़ी और बच जाती थी, और उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट माँ होती थी, वो ही सर्वे सर्वा जो है वो होती थी उनकी, वो जो छोटी सी एक पॉलिटिकल यूनिट होती थी। तो और इस वजह से वो वहां से राज्य का कंसेप्ट जो है वो अस्तित्व में आया। उसके बाद एक संगठित सुनियोजित परिवार होने लगे, लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी आ गई, स्थिर एक ही जगह रहने वाली जो स्थिति आ गई। एक ही जगह रहेंगे तो फिर वो एक निश्चित शादी भी करेंगे, परिवार भी होंगे, तो फिर उसमें जो है वो पुरुष प्रधान हो गया। तो पुरुष प्रधान होने से पहले भी, पहले महिलाएं परिवार की मुखिया जो है होती थी, और उस तरह से वो जो एक पॉलिटिकल यूनिट बनी थी वो एक स्टेट था। तो उस तरह से स्टेट जो है वो अस्तित्व में आया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोग मानते हैं शक्ति, फोर्स, पावर रेज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो मौत से तुंग का स्टेटमेंट है कि जो ताकत होती है ना जिसके पास, और एक व्यक्ति जो थोड़ा अपने आप को ताकतवर था मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और उसने लोगों को किया कंट्रोल में, और उसने जो है दूसरे लोगों को डरा के, धमका के और अपने अंडर में चलाया, छोटा सा गिरोह बनाया, उसके बाद वो कबीला बड़ा बना, उसके सहयोगी और बनते गए और बनते गए और बनते गए, और इस तरह से एक पॉलिटिकल यूनिट जो है वो बन गई। कोई ईश्वर ने नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा, जिसकी बाजुओं में दम था उसने सत्ता की स्थापना कर ली। तो राज्य जो अस्तित्व में आता है वो किसी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा ताकत इकट्ठी करने के बाद, और जिसके पास वो ताकत खुद की प्लस खुद की सेना रखेगा, खुद के अनुयायी रखेगा, और वो सब मिलकर जो भी विरोध करेंगे उनको पीटेंगे, और दूसरे अड़ोस पड़ोस के जितने भी कमजोर लोग होंगे उनके ऊपर अधिकार करेंगे, और अपने साम्राज्य जो है वो राज्य पॉलिटिकल यूनिट जो है वो अस्तित्व में आ गई। तो ये भी कुछ लोगों का मानना है कि उस तरह से जो है वो राज्य अस्तित्व में आया। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और वर्तमान का जो हमारा जो राज्य का कंसेप्ट है वो भी इसी पर आधारित है, और इसे देने वाले जो विचारक हैं वो भी फेमस है, लॉक, हॉब्स और रूसो।
ये जो तीन विचारक हैं, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, ये शक्तिशाली आदमी से नहीं डरते, ये जो धारणा है देवी धारणा भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात तो ये है कि लोगों को खुद को समझ में आने लग गया कि जब राज्य नहीं था तो उससे पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी। माइट इज राइट, माइट इज राइट, मत्स्य न्याय, जो शक्तिशाली है उसी की बात चलेगी। जो अब इस मत्स्य न्याय में क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो लोगों के अंदर, समाज के अंदर भी जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर को मार दे, और कितने ही ताकतवर हो वो ये श्योर नहीं हो सकता कि वो समाज का सबसे ताकतवर है दुनिया का। उससे हमेशा डर लगता है कि उससे बड़ा कोई ताकतवर होगा वो उसे कभी न कभी खा जाएगा। तो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी का भाव फिर सब में रहता है। छोटी मछली है, इससे बड़ी इसको खा जाएगी, इससे बड़ी वाली इसको खा जाएगी, इससे बड़ी वाली इसको खा जाएगी। और मछलियां आपने देखी होगी, इतनी छोटी मछली से लेके व्हेल तक की जो एक सीरीज होती है इतनी सारी, तो इनमें जो है वो कोई, और व्हेल में भी वापस दो व्हेल है शक्तिशाली है, वो आपस में लड़ेंगे। तो जीवन में हमेशा अस्थिरता, डर, खौफ का वातावरण जो है वो बना रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता। तो इसलिए ये जो मत्स्य न्याय की स्थिति, तो इससे समाज के सभी लोग दुखी होते हैं। तो फिर समाज के सभी लोगों के बीच एक मौन सहमति बनती है। हालांकि रियल में इकट्ठे होकर ही चर्चा करते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक मौन समझौता होता है, सहमति होती है, और उसके तहत समाज के बीच में एक समझौता होता है, सामाजिक समझौता। ठीक है, तो समाज के बीच एक समझौता होता है, और फिर ये कहते हैं कि चलो अपन जो है अपने में से किसी एक को प्रमुख बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार। पहले के जमाने में सरकार का मतलब राजा, ठीक है, सरकार बनाते हैं, और फिर अपन सब अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है इस राजा को दे देते हैं, इस सरकार को दे देते हैं, और इसको कहेंगे फिर ये जो है सबसे शक्तिशाली होगा, और ये इतना शक्तिशाली होगा कि इससे शक्तिशाली कोई इंडिविजुअल व्यक्ति समाज में नहीं हो सकता, इतना पावरफुल होगा, ताकि ये इतना पावरफुल है, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी होगी कि बाकी सब लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, उनके जीवन की सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, उनका जो माल संपत्ति है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देना। ठीक है, तो ये गारंटी जो प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, और इसके बदले में ये सभी अपने थोड़े थोड़े अधिकार जो है वो इसको देंगे। तो ये एक सामाजिक समझौता है और यही थ्योरी है। और वैसे आज भी जो है आप देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरह का। वोट होते हैं और वोट में हम सब लोग जो है वोट देते हैं, वोट देके और हम एमपी और एमएलए निर्वाचित करते हैं, और वो एमपी और एमएलए विधानसभा और संसद में जाके बैठ के कानून, हमने उनको शक्ति दी, निर्वाचित किया और वहां भेजा, और उस जो वोट के साथ ही हमारा एक कमिटमेंट उनको था कि अब हम ये सत्ता आपको सौंप रहे हैं, अब ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। अब आप वहां बैठ के जो भी कानून बनाओगे वो हम पर लागू होगा, वहां बैठ के आप टैक्स लगाओगे हम मानेंगे, वहां बैठ के हमारे पे ये नियंत्रण लगाओगे हम उनको मानेंगे। और इसलिए संसद और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून हमारे लिए हमारे पे बाध्यकारी होता है। अब कानून बनाने वालों को भेजा किसने? हमने भेजा कि जाओ तुम वहां जाके हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें आश्वासन दो कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम चैन की नींद सो सकते हैं, हमारे पास जो छोटी मोटी संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी, कोई उसे लूट के नहीं ले जाएगा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, और इसके बदले में तुम जो कानून बनाओगे, नियम बनाओगे, हम उनका पालन करेंगे, और अगर हम पालन नहीं करें तो आप उसके लिए दंडित भी कर सकते हैं, हम उस दंड को मानेंगे। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और समाज के लोग मिलके अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, और प्रतिनिधियों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स प्राप्त होते हैं, और फिर उन शक्तियों के सहारे वो समाज के अंदर जो गतिविधियां जो भी होती है उनका संचालन करते हैं। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो दिया गया है, इन विचारकों ने दिया है। और इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है वो हमारे उपनिषदों वगैरह में भी मिलती है कि देवताओं, असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, और देवता
बार बार पराजित हो रहे थे, तो देवता एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि हम बार बार पराजित हो जाते हैं, ये असुर हमें पराजित कर देते हैं, क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारा कोई राजा नहीं है, इसलिए देवताओं पहले, यानी कि वो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित नहीं थे पहले, तो जाओ पहले अपना एक नेता या राजा चुनो। तो देवताओं ने सबने मिलकर इंद्र को अपना नेता चुना और सभी देवताओं ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इंद्र को दी और इससे इंद्र जो है वो सर्वशक्तिशाली हो गया। और फिर अगली बार इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों से युद्ध किया और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तो इस तरह से जो है, तो ये क्या, ये एक सामाजिक समझौता, देवताओं ने सबने मिलकर आपस में एक समझौता किया, समझौता करके अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां इंद्र को दी, अपना नेता चुना, उसको थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी, जिससे वो शक्तिशाली हो गया और फिर उसके नियंत्रण में, उसके कहने पे, उसके आदेशों पे बाकी देवता चलने लगे और संगठित रूप से एक राजनीतिक राज्य का अस्तित्व आया। और फिर चूंकि वो संगठित थे, व्यवस्थित थे, इसलिए अब वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए दूसरों को पराजित कर सकते थे। तो अभी भी हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं, उनको शक्तियां देते हैं, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये ज्यादा शक्तिशाली हैं, इनको शक्ति हमने ही दी है और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। हालांकि इसके बाद मार्क्सिस्ट जो होते हैं, मार्क्सवादी, उनका भी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और वो कहते हैं हमने क्रांतियां करके जो है वो राज्य अस्तित्व में लाया है और हमारा वाला जो राज्य है वो सही मायने में वही राज्य है, बाकी ये वाले राज्य सही राज्य नहीं है। और सही राज्य वही होगा जहां पे समानता होगी, और समानता हम तभी लाएंगे। तो 1917 में रूस में और 1949 में चाइना के अंदर क्रांतियां हुई और वहां पे जो एक राज्य की स्थापना हुई, तो वो हमने की। लेकिन रूस और चाइना पहले से राज्य तो थे, इसलिए मार्क्सवादियों की थ्योरी, तो वो मार्क्सवादी तो क्या हर जगह टांग अड़ा देते हैं और जो भी विचारधाराएं चलती है वहां पर नहीं, ये वाली कोई भी नहीं, हमारे वाली डालो और सही हमारी वाली ही है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो राज्य इस तरह से, कई अलग अलग विचारकों का ये मानना है कि राज्य इस तरह से अस्तित्व में आए थे। राज्य की उत्पत्ति कैसे, ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट बना कैसे था शुरुआत में, अब तो बने बनाए स्टेट हैं, तो इसके लिए ये कई कुछ थ्योरीज जो है वो दी जाती है। तो आपके सामान्य जानकारी के लिए, एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है अपन देखेंगे थोड़ा सा आगे का चीज कि अब जो राज्य होता है उसमें मेन 3 चीजें होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यानी कि किसी भी संस्था को, किसी परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, होते। जैसे अपना कोचिंग संस्थान है, इसको चलाने के लिए भी कुछ नियम तो है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो इसके कुछ नियम है कि आप सबसे पहले फीस जमा कराओगे तो हमसे पढ़ सकते हो, उसके बाद हम पर डे जो है वो आपको पढ़ाएंगे, इतने इतने टाइम तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये नियम है और इन नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। हमने कुछ नियम, और इसमें नियम बनाने वाले हम ही विधायिका हैं और हम ही कार्यपालिका हैं। हाँ, आप जनता हो, आप विरोध कर सकते हो, अगर हम जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं हम, तो आप आवाज भी उठा सकते हो। तो कोई भी संस्था, निकाय चलाने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, और फिर उनको नियम कायदे कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, उन नियम कायदे कानूनों को लागू भी करवाना पड़ेगा, और कोई व्यक्ति अगर नियम को नहीं मान रहा है तो उसको दंडित भी करना पड़ेगा। तो ये 3 काम होते हैं, नियम बनाना, नियम को लागू करना, और उस लागू सही नहीं हो रहा है, कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करना। इसलिए एक देश को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए भी 3 जो पावर की जरूरत होती है, एक तो कानून बनाने की शक्ति, एक उस कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, और उसको जज करना, कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, या ये भी प्रॉपर तरीके से कानून लागू करते हैं या नहीं करते। तो पहले जो लोकतंत्र होता था उसमें एक राजा होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करता था, और राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, वापस न्याय भी राजा ही करता था। तो बाहुबली का डायलॉग तो याद ही होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है। यानी कि राजा के मुंह से जो निकल गया वो कानून है। राजा कहता था कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए,
तो उस राज्य में वो कानून बन जाता था। तो राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उस कानून को लागू करवाता था अपने मंत्रियों के द्वारा। मंत्रियों को कहता था कि जाओ भाई, ये जो मैंने कहा है ये करो, और उसके बाद वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कोई व्यक्ति मान रहा है या नहीं मान रहा है, उसके लिए कोई न्याय की गुहार लगाता तो वो भी राजा के पास ही आएगा। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। तो इस तरह से ये जो शासन की तीन शक्तियां होती है, देयर आर थ्री पावर्स ऑफ रूल। तो शासन की तीन शक्तियां होती है और तीनों शक्तियां राजा में निहित होती थी। और इसलिए जब तीनों शक्तियां एक के पास होती है तो वो निरंकुश हो सकता है, वो ऑटोक्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है? वो ऑटोक्रेट, डेस्पोरेट, निरंकुश। और निरंकुश होके वो जनता अत्याचार भी कर सकता है जनता के ऊपर। ठीक है, अत्याचार करने के साथ साथ वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकता है, जन कल्याण की बजाय पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल। उसको पैसे ज्यादा इकट्ठे करने का शौक है तो उसके लिए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसे अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, अपना नाम बड़ा करना है, इसलिए वो युद्धों में झोंक सकता है स्टेट को। तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से। वैसे एक बात है कि राजतंत्र में जो राजा होता था वो भी एब्सोल्यूट जो है वो निरंकुश नहीं हो सकता था, एब्सोल्यूट ऑटोक्रेट जो है वो नहीं हो सकता था। उसमें भी कैसा ही राजा हो, दबाव तो रहता ही है। जनता क्या सोचेगी, कई बार राजा के ऊपर राजमाता का दबाव ज्यादा होता है कि नहीं ऐसे नहीं करना। कई बार चंद्रगुप्त के साथ साथ कौटिल्य जैसा प्रधानमंत्री आ जाता है तो वो भी उसको कंट्रोल में करता है कि नहीं ऐसे नहीं। राजा को सलाह देने वाले सलाहकार मंत्री पहले भी होते थे तो उनकी बात भी राजा को माननी पड़ती थी। धार्मिक जो मान्यताएं और मूल्य होते हैं तो वो सब मान रहे हैं, राजा को खुद को मानने पड़ते थे। तो एब्सोलूट, पूर्ण रूप से निरंकुश कोई हो ही नहीं सकता। पूर्ण रूप से निरंकुशता एक मिथ है। पर हाँ, चलो ये सब होने के बावजूद भी कई बार इन सब से नियंत्रित नहीं होके और कुछ राजा शासक जो है वो बहुत अत्याचारी किस्म के भी हिस्ट्री में हुए हैं, तो वो हो सकते हैं। तो राजतंत्र में ये संभावना, आशंका हमेशा बनी रहती है क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण है। देयर इज ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। तो इस वजह से जो है फिर एक विचारक आया, फ्रांसीसी विचारक था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक था। इसने आइडिया दिया, सबसे पहले थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि शासन की जो तीन शक्तियां है ना, ये एक में निहित होती है, इसलिए वो निरंकुश होता है, ऑटोक्रेट होता है। अगर तीन बांट दिए जाए, तीन निकाय, तीन अलग अलग संस्थाएं बनाई जाए, तीन अलग अलग बॉडीज बनाई जाए और उन तीनों को ये शक्तियां दे दी जाए। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसे लेजिस्लेचर या विधायिका कहा जाएगा, इसका काम है कानून बनाना। इसका काम क्या है? कानून बनाना। ये कानून बनाएगी, केवल इसका काम बनाना है। उसको कानून को लागू करने की जो शक्ति होती है वो इसके पास नहीं होगी। इसलिए चूंकि कानून को लागू करने के बाद सबसे ज्यादा शक्ति लागू करने के वाले होती है, तो इसलिए ये हमेशा जनता के कल्याण के लिए कानून बनाएगी। ये कभी भी कठोर कानून नहीं बनाएगी, क्यों? कठोर कानून, जितना कठोर कानून बनाएगी एग्जीक्यूटिव को उतना ही ज्यादा पावर मिल जाएगा। इसका काम होता है कानून को लागू करवाना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना उस कानून को। इसका काम होता है एग्जीक्यूट का, एग्जीक्यूटिव। और इसका काम है न्याय करना, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सही कानून बना रही है या नहीं बना रही है। फिर ये जो एग्जीक्यूटिव है, जितना कानून बनाया था उस कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर जनता कानून का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चेक करने का काम जुडिशरी का होता है, न्यायपालिका का होता है।
तो इसलिए मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये जो तीन शक्तियां होती है शासन की, देयर आर थ्री पावर्स ऑफ रूल एंड दीज पावर्स शुड बी सेपरेटेड। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने दिया कि इन तीनों शक्तियों को बांट देना चाहिए। इसलिए यूरोप के कई देशों के अंदर धीरे धीरे जनप्रतिनिधि संस्थाएं जो है वो शक्तिशाली होती गई और राजा को जो है एक संवैधानिक प्रमुख मात्र, एक नाम मात्र का प्रमुख रखा और ये जो संस्थाएं स्थापित की गई और ये अपना काम करने लग गई। तो ये एक तरह से तो शासन की तीन शक्तियां, और अपन जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें यही तीन चीजें पढ़ेंगे। अपन लेजिस्लेचर, संसद के और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, अपन मंत्री परिषद कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, और न्यायपालिका, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह इनके बारे में जो पढ़ेंगे। तो मेन ये तीन चीजें ही है जो हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या है कि जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें भी शासन की ये जो तीन शक्तियां हैं, ये तीन शक्तियां होती है और तीनों को बांट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता ये होती है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी पर काम करता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें सारी शक्तियां किसी एक ही संस्था के पास नहीं होती है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग उत्तरदायित्व और अलग अलग शक्तियां जो है वो दी जाती है। इसलिए लोकतंत्र के तीन स्तंभ जो है वो ये है, दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? तीन स्तंभ होते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हाँ, पर वो है नहीं एक्चुअली। वो मीडिया की प्रशंसा करने के लिए जो है वो कह दिया जाता है, जिस तरह से किसी बुक को कह दिया जाता है कि वो पांचवा वेद है, तो वो वेद तो चार ही है, लेकिन किसी पुस्तक की ज्यादा तारीफ करनी हो तो उसे वेदों के समकक्ष ठहरा दो, तो ये तो पांचवा वेद है। तो उसी तरह से पिलर तो तीन ही हैं लोकतंत्र के, लेकिन मीडिया की तारीफ करने के लिए कह दिया जाता है कि ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आजकल कुछ लोग तो ये कहने लग गए कि सोशल मीडिया लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ है। चलिए खैर, तो ये लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं। तो अपन देखें कि हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें विधायिका के अंदर हमारे यहाँ पे दोहरी विधायिका है। कैसी विधायिका है? दोहरी विधायिका। ड्यूल लेजिस्लेचर है। संसद है, केंद्र के अंदर क्या है? संसद, पार्लियामेंट। संसद के अंदर तीनों आ जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रेसिडेंट और ये लोकसभा और ये राज्यसभा, तीनों मिलके पार्लियामेंट कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। तो ये विधायिका है केंद्र की। राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। विधानमंडल इसलिए लिख रहा हूं कि कई राज्यों के अंदर दो चीजें होती है, विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, तीनों मिलके जो है वो। और अगर राजस्थान में तीनों नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा ही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। और कुछ राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ये जो है ये राज्यों का विधानमंडल है। इनका काम है कानून बनाना। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो कानून बनाने वाली संस्थाएं ये है। कभी कंफ्यूज, मैं कभी भी पूछूं कानून कौन बनाता है, तो कानून विधायिका बनाती है, लेजिस्लेचर बनाता है। लेजिस्लेचर कौन सा है? तो दो लेजिस्लेचर है, केंद्र का अलग है जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो राज्य सूची पर के विषयों पर बनाते हैं, तथा वो समवर्ती सूची पर भी बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पर भी बना सकते हैं। तो कानून बनाने वाली संस्था, एक बार क्लियर दिमाग में बैठा देना, ये लेजिस्लेचर है, ये कानून बनाने वाली संस्था है, और हमारे यहाँ पे दोहरी विधायिका है, डबल है। ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका का काम होता है जो संसद ने कानून बनाए हैं या विधानसभा ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, उन कानूनों को लागू करवाना। तो ये दो तरह की होती है, एक तो होती है अस्थाई, टेम्परेरी, और एक होती है स्थाई। अस्थाई, अस्थाई यानी कि ये बनती है और भंग होती है, बनती है और भंग होती है, और ये होती है मंत्री परिषद।
जो सरकार हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री जो है वो नियुक्त किए जाते हैं और उसके बाद वो भंग हो जाते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं, फिर वापस नए बनते हैं, कोई और बनता है या वो के वो ही बन जाते हैं। तो भले ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्री हो, तो ये कार्यपालिका भी दोहरी है। ये भी कैसी है? ड्यूल एग्जीक्यूटिव है। विधायिका भी दोहरी है, केंद्र में अलग है, राज्यों में अलग है। दोहरी कैसे? एक तो पीएम केंद्र की और एक राज्यों की। केंद्र में अलग होती है कार्यपालिका, राज्यों में अलग होती है। अब अस्थायी कौन सी होती है? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये टेम्परेरी है क्योंकि ये 5 साल के लिए बनती है। और कभी कभी तो बीच में गठबंधन की जो सरकारें होती है वो बीच में 13 दिन बाद, 13 महीने बाद भी भंग हो जाती है, 1 साल बाद भंग हो जाती है, 3 साल बाद भंग हो जाती है, तो ये बीच में भंग हो सकती है। इसलिए इसको जो है वो अस्थायी कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। आप लोग जो आरएस और आईएएस बनने जा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव का भाग बनने जा रहे हो, कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आप अस्थायी स्थायी कार्यपालिका, ये भंग नहीं होती, ये शाश्वत रूप से चलती रहती। लोग आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं बीच बीच में उनकी जगह दूसरे आते रहते हैं, कंटिन्यू रहती है, कभी भंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इनका काम है जो संसद कानून, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इनको जो भी काम करना पड़ता है पहले संसद से जो है वो कानून बनवाना पड़ता है या विधानसभा से कानून बनाना पड़ता है। संसद और विधानसभा जो कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करने का काम होता है। तो ये जितने ज्यादा पावरफुल कानून ये बनाएंगे उससे इनको उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। और उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, जितने भी हैं, तो ये जो है वो चलिए, तो मेरे ख्याल से तीनों चीजें, तीनों जो स्तंभ हैं ये क्लियर हो गए हैं। अब अपन देखें कि हमने शक्ति पृथक्करण, तीनों जो है अलग अलग होते हैं, तो इंडिया में क्या ये वास्तव में तीनों अलग अलग हैं? भारत में अलग है, ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या स्थिति है? अगर हम इनको कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो सबसे पहले तो अपन देखें तो भारत के अंदर जो है स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। There is no clear separation of powers in India. भारत में क्लियर जो है वो शक्ति पृथक्करण नहीं है। क्यों नहीं है? ये तीनों अलग अलग नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो विधायिका है, जैसे केंद्र की विधायिका लें, ये संसद है। तो अब कार्यपालिका में अब आप लोगों को काउंट नहीं करूंगा मैं, जो आरएसआईएस है, जो स्थायी कार्यपालिका, सही में कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ें और एग्जीक्यूटिव पढ़ें तो तुम राजी मत हो जाना कि हमारे बारे में बात चल रही है। रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, मंत्री परिषद में होते हैं। तुम्हें तो ये फाइल उठा के और उनके आगे पीछे घूमना है। इसलिए जहां कहीं पे भी मैं कार्यपालिका कहूं तो मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय जितने भी हैं उनको याद करना, वो है कार्यपालिका। और केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं वो उनके पास रियल पावर्स है। तुम्हें तो उनके आदेशों का पालन करना है, या जरूरत पड़े तो थोड़े दबी आवाज में सुझाव देना है, सर बुरा नहीं माने तो क्या ये बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ जब भी मैं एग्जीक्यूटिव बोलूं, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो किसको मानना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मंत्री परिषद को। तो मंत्री परिषद कार्यपालिका है। तो मंत्री परिषद जो होती है वो अब मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है, और नहीं है कोई सांसद तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सांसद बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मंत्री परिषद है ये संसद से बाहर नहीं हो सकती, संसद से अलग नहीं होती, संसद का हिस्सा होती है। तो इसलिए यहां पे जो है ये क्लियर सेपरेशन नहीं है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, बल्कि कार्यपालिका विधायिका का एक भाग होती है,
Executive is a part of legislature and member of executive has dual membership. कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उनकी दोहरी सदस्यता होती है। कार्यपालिका के सदस्यों की दोहरी सदस्यता, यानी कि वो कार्यपालिका के सदस्य यानी मंत्री विधायिका के भी सदस्य होते हैं और इसके भी सदस्य होते हैं। और ये कार्यपालिका विधायिका से बाहर नहीं है, अलग नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। तो इसलिए भारत की और पर जुडिशियरी हमारे अलग है, इसका न तो पार्लियामेंट से कोई लेना देना है और न मंत्री परिषद से कोई लेना देना है, और न जुडिशियरी के कार्यों में ये कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये अलग स्पष्ट है। तो भारत में अगर दिखाएं तो ये तो है विधायिका, ये है कार्यपालिका, जो कि विधायिका के अंदर है, हिस्सा है, और ये है न्यायपालिका। तो इसका मतलब मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी ऑफ सेपरेशन। तो चूंकि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद की शासन व्यवस्था है। संसद होती है, संसद वापस मंत्री परिषद को चुनती है कि भाई जिनकी मेजोरिटी होगी वहां पे लोकसभा में वो बनेंगे। तो संसदीय शासन व्यवस्था जहां कहीं पे भी होती है वहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर कांट बी सेपरेट क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है, बिकॉज the executive in the parliamentary form of government, executive is a part of legislature. Executive is not completely or totally separated from the legislature. कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका से अलग नहीं होती है, बल्कि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होती है, भाग होती है, और इसलिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। तो फिर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण कहां होता है? तो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है अमेरिका में। देयर इज ए कंप्लीट टोटल सेपरेशन ऑफ पावर्स। अमेरिका के अंदर अभी अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए हैं, तो आपने उसमें देखा ही होगा, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्या होता है? अमेरिका के अंदर ये तीनों अलग है। अगर अमेरिका का डायग्राम बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, ये जैसे अलग अलग बने हुए हैं वैसे के वैसे, ये विधायिका, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका, जुडिशियरी। वहां पे जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। और अपने जो ये इसका नाम कांग्रेस जो रखा है, कांग्रेस पार्टी का जो नाम है, ये अमेरिका से ही लिया गया है। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, और सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो सदन होते हैं वहां पे, और उनके जो सदस्य होते हैं वो वहां की विधायिका कहलाते हैं, और वो पूरी तरह से अलग है। कार्यपालिका में वहां राष्ट्रपति और उसके सेक्रेटरी बोलते हैं वहां पे मंत्री को, पर अपन मंत्री शब्द ही यूज में जो है वो लेंगे, जो होते हैं वो कार्यपालिका होते हैं। वहां का राष्ट्रपति जनता से सीधा निर्वाचित होकर आ जाता है, ठीक है। इलेक्टोरल्स को चुनते हैं और इलेक्टोरल्स वापस राष्ट्रपति को चुनते हैं, खैर वो एक अलग बात है। तो राष्ट्रपति और उसके जो मंत्री हैं वो अलग ही हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्री, आपने देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा की जो बहस होती है वहां बैठते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, और उनके ऊपर कंट्रोल रखती है संसद, रोज सवाल पूछती है, इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करती है, कभी अविश्वास प्रस्ताव, कभी निंदा प्रस्ताव वगैरह पारित करती है। अमेरिका में ये चीजें नहीं है। अमेरिका में तुम्हारा काम करो, इनके चुनाव ही अलग ही होते हैं, तुम्हारा काम अलग है, इनके चुनाव अलग ही होते हैं, और इसके कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं करे, इसके कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं करे। और वहां पे ये जो मंत्री होते हैं अमेरिका में, वो वहां के सांसद नहीं होते, कांग्रेस के मेंबर्स नहीं होते, विधायिका के सदस्य नहीं होते। हमारे यहाँ पे किसी को मंत्री बनना है तो वो विधायिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने की मोहलत दी जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो बन जाओ विधायिका के सदस्य, नहीं तो आपका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अमेरिका में उल्टा है,
अमेरिका में अगर किसी को कोई सीनेटर है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है और उसको अगर वहां का राष्ट्रपति चाहे कि मैं इसे अपना सेक्रेटरी बना दूं या मिनिस्टर बना दूं, तो पहले उसको यहां से रिजाइन करना पड़ेगा, कंप्लीट अलग। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति मंत्री भी रहे और सीनेटर भी रहे, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। इंडिया में दोनों एक साथ रहना पड़ेगा, जबकि वहां रह नहीं सकता। पहले यहां से इस्तीफा दो, उसके बाद मंत्री बनाओ, और वहां का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उठा के मंत्री बना सकता है। तो इसलिए, और न्यायपालिका अलग है ही है। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए। तो क्यों? अब अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन। तो जहां जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता। There can't be clear separation of powers in parliamentary form of government, but in presidential form of government there is a clear separation of powers। तीनों जो होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों अलग होते हैं। और तीनों, और मॉन्टेस्क्यू ने इसलिए कहा था तीनों अलग होने चाहिए ताकि और चेक एंड बैलेंस करते रहे एक दूसरे को। दूसरा कोई ज्यादा यूं करने की कोशिश करे तो वो निकाय, दूसरे जो बॉडी है वो उसको कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ही होता है। अब अपन ब्रिटेन लें, ब्रिटेन में क्या स्थिति है साहब? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन में भी हमारी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली वहीं से है। अब कई लोगों के दिमाग में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके कई प्रश्न आ रहे होंगे, तो प्लीज ये अपन आगे पढ़ेंगे जब इसका सही समय आएगा, तो उस समय जो है वो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी एक क्लास लगेगी आपको, एक पूरा मेरे ख्याल से एक क्लास में भी नहीं, 2 क्लास में ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो पाएगा। इसलिए अभी केवल नाम याद कर लें कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बहुत सारी चीजें जो है वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन समय आने पर पढ़ेंगे वो चीजें। तो ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, और जैसा कि हमने देखा, संसदीय शासन व्यवस्था जहां होती है वहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता, नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इस वजह से अब वहां ब्रिटेन का अगर डायग्राम बनाए अपन, तो कैसे बनेगा? ब्रिटेन का डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा। ये तो है वहां की पार्लियामेंट, संसद जो पूरी तरह से है, ये संसद है। संसद के 2 सदन हैं वहां पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। जनसाधारण का सदन और सामंतों का सदन, जो लॉर्ड होते हैं वहां के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जमींदारों का सदन, श्रेष्ठ कुलीन व्यक्तियों का सदन। हालांकि नाम है कुलीन व्यक्तियों का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो मारवाड़ी में कहावत है, नॉम मोटा दर्शन खोटा, तो नाम ही है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पावर कुछ भी नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन जो सामान्य नागरिक होते हैं उनका सदन, सारे पावर्स इनके पास है। ठीक है, तो ये तो हो गई विधायिका, विधायिका के 2 सदन है। अब ये हो गई कार्यपालिका, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद। तो वहां जो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्य जो है वो केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ही जो होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, इससे हम तुलना करें तो हमारी लोकसभा, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं वही मंत्री बन सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य वहां मंत्री नहीं बन सकते। हमारे यहाँ पे जो मंत्री परिषद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में दोनों सदनों के सदस्य मंत्री नहीं बन सकते, केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य हैं वो ही मंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन में कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है, और विधायिका के भी एक अंग का अंग है।
यानी कि वहां की जो 2 सदन है, 2 में से 1 सदन के अंदर हिस्सा होता है। दूसरी न्यायपालिका, हमारे यहाँ कम से कम न्यायपालिका तो अलग है, लेकिन अमेरिका के अंदर न्यायपालिका अलग नहीं है। वहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसके ही जो 12 सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में काम करते हैं। तो न्यायपालिका भी अलग नहीं है। तो ब्रिटेन में तो सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल ही नहीं है वहां, और इसीलिए ब्रिटेन में कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, संसदीय सर्वोच्चता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, संसद सुप्रीम है, संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है। संसद को कंट्रोल करने वाला न तो अलग से कोई जुडिशियरी है, न उनका कोई रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी संसद सुप्रीम नहीं है, हमारी संसद तो बैलेंस्ड है, लेकिन ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो वहां पे संसदीय सर्वोच्चता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। क्योंकि हमारी संसद कोई भी कानून बनाती है तो पहले तो संसद को ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कानून बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंडेशन है हमारी संसद के ऊपर। ब्रिटेन में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती, कोई लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा, बना अब हमारे यहाँ पे फिर भी बना दे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, जुडिशियल रिव्यू करेगा, चेक करेगा, संसद के द्वारा बनाए गए हर कानून को सुप्रीम कोर्ट वापस देख सकता है कि अरे ये गलत बनाया तुमने, और सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद ने जो कानून बना दिया मतलब बना दिया, उसको वहां का सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और करे क्या, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही संसद का एक हिस्सा है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोथ आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों विधायिका का हिस्सा है, उसके अंदर ही आते हैं, इसलिए अलग नहीं है। तो हमने देखा कि इंडिया का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये विधायिका और इसके अंदर कार्यपालिका है, और ये न्यायपालिका, इस तरह का बनेगा। अमेरिका का ग्राफ बनाए अगर, ग्राफ में ये वैसे ही देखें, डायग्राम बना के देखें तो ये तीनों अलग अलग है, रियल में सेपरेशन ऑफ पावर से। और ब्रिटेन में अगर देखें तो दोनों विधायिका के अंदर है, न्यायपालिका भी विधायिका का हिस्सा है और कार्यपालिका भी विधायिका का हिस्सा है। परफेक्ट है कि जो न्यायपालिका है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य ही होंगे, न्यायाधीश होंगे, और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ही होंगे। तो ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने दिया है, एक थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये वाली सारी बातें जो है वो मैंने आपको बताई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी है तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोवी तो इन रिखी तो ही हावरत जानो पड़ी, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि शुरू शुरू में आपको हो सकता है कि कुछ बातें समझ में नहीं आए, और क्योंकि ये जो टर्म्स हैं बहुत सारी बाद में इतनी बार रिपीट होगी कि बाद में तो आप बोर होने लग जाओगे। शुरू में थोड़े दिन पेशेंस रख लेना, हिम्मत रख लेना, जल्दी से जो है वो जजमेंटल मत होना। थोड़े दिन कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ और मुझे समझ में आ सकता है, तो पहले से धारणा मत बनाना। नया सब्जेक्ट है, अभी दूसरी क्लास है, अगली क्लास में और धीरे धीरे, और आगे वाली क्लास में भी बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो ऐसी होंगी जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि संभव नहीं है। एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए भी 1 घंटे की क्लास की जरूरत होती है। तो वो जहां से इस समय जो टर्म मैं एक्सप्लेन नहीं करूं, आपको उसको ज्यादा समझना ही नहीं है, आप तो बस उस टर्म को याद कर लो, और जिस संदर्भ में मैं प्रयोग में ले रहा हूं उसी संदर्भ में आप भी उसको प्रयोग में ले लो, बस याद कर लो, और सही समय आने पर मैं उसे सही जगह पे सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और मैं मतलब आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप आने वाले 1 महीने के बाद संविधान विशेषज्ञ बन जाएंगे। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से भी बेहतर कर सकते हैं आप, बस भरोसा रखें आप अपने ऊपर। ठीक है। तो मिलते हैं कल की अगली क्लास में, और कल अपन पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारे सिलेबस में दे रखा है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को यहाँ पढ़ना उतना सुविधाजनक नहीं रहेगा, इसलिए उसको अपन मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब उसमें वो जो चीज है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए अब अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया, ये अगली वाली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे झेला। थैंक यू।